नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो इसके पहले बहुत सारे चैप्टर करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि घटना चक्र पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए घटना चक्र पढ़िए। और ये हिस्ट्री नहीं बल्कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्स सभी पर वीडियो बनाया गया है। तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। और इसमें आरओ के लिए और पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए सभी के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है। तो रिवीजन करने के लिए टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट उद्देश्य भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार निगरानी में लाना था। एक मिनट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, मतलब कि 3 और +1 का लगाया गया, ठीक है। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश के विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में गठित किया गया। देखना, 73 में लाया गया, 74 में गठित किया गया था। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थी। पहली जो थी ये एलिजा इम्पे, याद रखिएगा नाम। तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मास्टर्स एवं जॉन हाइड एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीनी के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपए का वार्षिक खर्च, देखिए 1813 में, ठीक है। और चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ठीक है। 1833 में, याद रखिए, वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कब? 1833 में। और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल परिषद एक कानूनी सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद शामिल किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उस समय 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू हो सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली, जिससे इसमें है। देखिए, इसको पढ़िए और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो वीडियो रोककर आप इसको पढ़िए।
इसको यहाँ तक पढ़ लिया होंगे। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो यह किया गया था 1773 में। और किस इस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। सेम क्वेश्चन है 1773। निम्नलिखित अधिनियमों में से निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधानित किया गया था? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो वही हुई थी ना 1773, अभी ब्लर है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए 1773 है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता के एक न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। सॉरी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो सेम क्वेश्चन है 1773, इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई लगा देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह था 1786 का एक्ट। देखिए 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यह है 1786 का एक्ट। नेक्स्ट है, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। तो ऐसे विनिमय का क्या कारण था? देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, ये कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दूसरा है, कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिला में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। और तीसरा है, कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो देखिए ये सी वाला जो है यही सही होता है। ये कॉर्नवालिस क्या सोचता था कि एक ही व्यक्ति में इतना ज्यादा शक्ति ज्यादा न दे देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 2010 का क्वेश्चन ये है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो ये 1813 में, लेकिन चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया था। देखिए चीन के साथ चाय के व्यापार छोड़कर। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यह है 1813। निम्नलिखित में से, देखिए आरो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो यह है 1813। चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो यह इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपए वार्षिक विद्वान भारतीयों को के प्रोत्साहन, साहित्य का सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं प्रारंभ करने के लिए पृथक रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। दूसरा है, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। तीसरा है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और चौथा है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय नियुक्ति करना। तो ऑप्शन जो डी है ये सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह है मार्टिन चेरफोर्ड द्वारा। ठीक है, 1918 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो यह था 1853 में। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो यह है 1853। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में
एक एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, तो यह है 1922। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दिया गया है। पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए 1922 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में प्रारंभ हुआ और 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा भारतीयों में 617 की भागीदारी, यूरोपियों में 585 की से ज्यादा, यानी कि 585 यूरोपीय थे और 617 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो यह पीट का भारतीय अधिनियम 1784 का है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 का था ना, तो ये हो जाएगा 1 में है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति था, तो ये तो हुआ था 1813, ये हो जाएगा 3 में। तो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो 1833 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें ऊपर नीचे दिया है, तो यहाँ पे मिलान कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो यह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को का चाय व शक्कर के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो ये है आपका 1833 में समाप्त किया नहीं था, मतलब सब एक तरफ से रोक लगा दिया। 1813 में तो व्यापार को बंद किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से चाय के साथ व्यापार, चाय व शक्कर दिया है, लेकिन चाय के साथ व्यापार बंद किया था। कब? 1833 में सब बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, तो 1833। उसी के बारे में लिखा हुआ है, देखिए उसी के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो यह 1834। नेक्स्ट है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया, तो यह है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश काउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों के मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है, पहला गलत है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, बताइए। 1861। कौन था इस समय? ये था आपका गवर्नर जनरल, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। बताइए कौन सा उसमें वायसराय था? ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकार को और बल प्रदान किया, तो यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित देखिए कैनिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? बजट पर बहस 1892 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1892 में बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, तो यह 1892 में।
भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835 में हुआ, 67 में हुआ, 78 में हुआ, 1908 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको पढ़िए। तो उम्मीद है कि इसको पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये 1861 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो यह 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यह है मिंटो मार्ले सुधार 1909 का। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन यानी अलग निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो वही है 1909 का। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, चेम्सफोर्ड। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये है ऑप्शन डी, सर लियोनिस कार्टिस। सर लियोनील कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1909 का आधार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो यह आया था 1919 के आधार पर बनी थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह है लायल लार्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डियार्की किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यह 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 37 तक 9 प्रांतों में चलती रही। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 27 और मध्य प्रांत में 1924 से 26 तक निलंबित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? किसे करता है बताइए? तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी इसमें है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो वर्गों में विभाजन। ऑप्शन तो इस तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो यह संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था, तो यह 1919। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो नहीं, चेम्सफोर्ड है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ। और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो ये विषय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही, क्योंकि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें ए सही है, आर गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट और कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, वाणिज्य और पोत परिवहन, नमक और कपास पर उत्पाद शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि थे। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। राज्य सूची में 50 विषय शामिल थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य और सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून और व्यवस्था आदि थे। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दे, या राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों
में विभाजन था, क्योंकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। कौन सा कथन सही है? तो यह दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ की गई, जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात की गई थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे संघ का प्रावधान, प्रांतों का स्वायत्त देना और प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो अगर ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है और 2 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की? तो ये शुरू किया था अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 से निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह था साइमन कमीशन। जिसका विरोध हुआ था उसी को 1935 में बन गया था। उसका ये विरोध हुआ था कि उसमें श्वेत सभी लोग थे, मतलब अंग्रेज सभी लोग थे, भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीसरा गलत है, 1 2 सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो यह है प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। फिर है IAS 2005 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ की स्थापना था। कौन सा कथन सही है? तीनों के तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो यह केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असली मंशा थी राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। तीसरा है, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों को संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। या चौथा, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। आइए 2002 क्वेश्चन ऐसा देख रहे हैं, ऐसा है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह है 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1936। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो यह हुआ था 26, 37, 45। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही है, 35 जो है इसमें, 37 जो नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 का है, 26 है, 30 है, 34 है, 45 है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह है 1945 का। फिर है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो ये ऑप्शन बी है, DPSP, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 2020 क्वेश्चन है, 2010 क्वेश्चन है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों से किसे दी गई थी? तो यह गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम
इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। तो यह है अधिनियम 1935 के तहत। यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है? संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो यह है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र फिर से क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो संविधान सभा के बहस में कहा था, किसने कहा था ये बात? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें यह हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। 1909 में क्या था? तो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। 1919 में 1919 में हुआ था देश शासन की प्रणाली हुआ था। और 1935 में प्रदेशों की स्वायत्त के लिए प्रावधान हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का, बाकी सभी है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अब कुछ विविध क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के कुछ विविध क्वेश्चन, ये बहुत बड़े होंगे, देखते हैं इसको। 19वीं शताब्दी से रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य हुई तुर्को-मनचाई की संधि 1828 के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए थे। देखिए इसको पढ़िए, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत लंबे हो जाते हैं नोट्स, तो क्वेश्चन करने में टाइम हो जाता है, तो वीडियो हो जाता है बहुत लंबा, ठीक है। तो इसको आराम से वीडियो रोकिए और धीरे धीरे पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था कि वो कार्नवालिस्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 पर लागू हुई। कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्नवालिस्ट था ये, देखिए कार्नवालिस्ट, ठीक है। 19वीं एंग्लो अफगान संबंधों का आधार, तो ये बना आपका रूस। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए 1775 में हो गया आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और 1780 में ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, और 1838 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस प्रकार हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी है 3 4 1 2। फिर यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये है आपका, देखिए आरओ में ये सब बहुत ज्यादा पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780-84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है ये आपका, ये 50 से 54। मराठा युद्ध है, मराठा है आपका 83 से 1803 से 5। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है 78-80 है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4 1 3। मिला लीजिए यहाँ से। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। और एक्सप्ला चैपल की संधि, तो ये है आपका 48 से 54, लिखते हैं यहाँ पर।
देखिए इलाहाबाद संधि 1765 है और ये एक्सप्ला चैपल की संधि 48 है। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और दुप्ले की बची थी ये 1754 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम वेंटिक, दासता का अंत यह है मैल्कम। तो मैल्कम ये हो जाएगा गलत। भारत के संदर्भ में शासन वित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित है? तो यह थॉमस मुनरो। देखिए यहाँ पर है एंड्रयूज फेजर पुलिस आयोग 1902-3 और एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग 1901, कोलिन स्टाक मानफ्रीक तो यह है सिंचाई आयोग 1901, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे 1901 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पैसे देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये हुआ है 1790 से 92 और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 है। ठीक है, इस सब युद्ध के बारे में इसमें बताना है सब। देखिए यहाँ पर सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था, बेदारा का युद्ध 1759 में, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में और मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में। इसमें देखिए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का एक्ट 1876 में, वर्नाकुलर प्रेस 1878, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट 1890 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन बाल विवाह। तो बाल विवाह ये एमजी रनाडे। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये आएगा 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इतना बड़ा इसको पढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा श्रेय दिया जाता है? तो यह है इटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा था, किसने कहा था? अरविंद घोष ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो यह है जयप्रकाश नारायण। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो बताइए किसने कहा था, कौन से बारे में कहा था? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखा श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, किसने किया था? अरविंद घोष ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 3, 4, 2, 1। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। 1780 में बंगाल गजट की प्रकाशन हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था, सर विलियम जोन्स ने किया था। तो मिला लीजिए, ऐसे हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा, जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, महात्मा गांधी का ये कथन है। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो यह है गांधी और तिलक। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला हरदयाल राय भी शामिल हुए,
कौन सा कथन सही इसमें से है? तो ये कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो ये है जीवी मावलंकर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये है सिरी माओ भंडार नायके। देखिए 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से वह जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहा जाता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया और पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी एक गलत है, दूसरा सही है। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? तो यह 6 दिसंबर 1956 को। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के महान प्रहरी कहा था किसने? तो यह महात्मा गांधी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवान किया था। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों को बहादुरी का गठन किया। सही है, ऑप्शन जो डी है वो गलत है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। वर्तमान कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1987 में महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना चाहिए हमें? तो महात्मा गांधी कहे थे। और निम्न में से किसने यह लिखा है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? एम एन जिन्ना, क्लीमेट रिचर्ड एटली। तो यह है सुभाष चंद्र बोस। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो 1854 में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह है दादा भाई नौरोजी। भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता है कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में है वेडेन पावेल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं की शिक्षा पर आधारित पाने के लिए और समती आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। तो ऑप्शन देखिए 2020 से क्वेश्चन ये है, ऑप्शन बी है। पहला हटाकर दूसरा तीसरा लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, ये गलत है। और बाकी रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था, सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठित किया था, ये भी सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापकों में से एक था, ये भी सही है। अब आता है क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार के ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। भारत की स्वतंत्रता में से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया था। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी है, कोई भी कथन सही नहीं है। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा अस्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। वक्तव्य किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सारे पूरे जितना भी ये अब इतिहास के चैप्टर है सबको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब आगे का वीडियो होगा वो लास्ट होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।